तलाक। जैसे ही सूर्या ने भरत की ओर गुस्से से देखा, भरत के हाथ कांपने लगे। ये देखकर प्रीति मुस्कुराई और आंखों से इशारा करते हुए बोली, बेचारा। फिर सूर्या और प्रीति जानबूझकर भरत के सामने एक दूसरे को बारी बारी से फ्लाइंग किस देने लगे। ये देखकर भरत के अंदर गुस्सा और जलन बढ़ गई। थोड़ी देर बीत गई। अब भरत हर पल सिर्फ प्रीति को ही देखने की कोशिश कर रहा था। उसका ध्यान पाने के लिए एक के बाद एक गाने बजा रहा था। प्रीति के लिए बजाना शुरू करने के बाद भरत बहुत देर तक खुद को ही भूल गया। उसकी धुन में ऐसी मिठास थी कि वहां मौजूद हर कोई उसे सुनते हुए जैसे जादू में खो गया। सूर्या का हाथ थामे प्रीति उस प्यारी सी धुन का आनंद ले रही थी। अचानक भरत ने पियानो बजाना रोक दिया। वो जानता था कि यह पूरा म्यूजिक कॉन्सर्ट उसने सिर्फ प्रीति के लिए ही आयोजित किया है, लेकिन उसकी धुन और वो रूमानी माहौल प्रीति और सूर्या को और भी ज्यादा करीब ले आया। यह देखकर भरत का दिल अंदर ही अंदर जल उठा। उसने बीच में ही बजाना बंद कर दिया और मंच से उतरकर सीधा प्रीति की ओर बढ़ा। प्रीति, तुम्हारी मां ने बताया था कि ये सारे गाने तुम्हें बहुत पसंद हैं। भरत ने अपने गुस्से को दबाते हुए शांत स्वर में कहा, मैंने जो बजाया वो तुम्हें कैसा लगा? अच्छा था ना? प्रीति कुछ बोलती, उससे पहले ही सूर्या ने बीच में जवाब दे दिया, ठीक ठाक था। कई जगह तो एक जैसा ट्यून लग रहा था, ऐसा लगा जैसे जबरदस्ती बजाया हो। सूर्या की बात सुनकर भरत के जबड़े कस गए। उसने गुस्से में अपने दांत भींच लिए। लाइव प्रसारण देख रहे दर्शकों ने तुरंत सूर्या को कोसना शुरू कर दिया। संगीत के बारे में इसे क्या पता? भरत जैसा बजा सकता है क्या ये? कमेंट्स में लोग सूर्या की बुराई करते नहीं थक रहे थे। प्रीति ने धीरे से सूर्या की कमीज पकड़कर खींचा। उसे डर था कि अगर बात यूं ही बढ़ती रही तो शायद कोई सूर्या से ही संगीत बजाने को कह देगा, और सूर्या को तो म्यूजिक के बारे में कुछ पता ही नहीं था। भरत ने गुस्से में कहा, मेरी धुन में कमी निकालने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरे अंदर इतना टैलेंट है कि अगर चाहूं तो म्यूजिक डायरेक्टर भी बन सकता हूं। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी धुन में कमी है तो मैं हर एक नोट वैसे ही बजाकर दिखाऊंगा जैसे ओरिजिनल सॉन्ग में है। अगर मैं न कर पाया तो मान लूंगा कि मेरी संगीत में गलती है। भरत का आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल से जुटाने वाला सूर्या आखिर उसके मुकाबले क्या जानेगा। सूर्या ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, बस इतना ही? अगर मैं तुमसे बेहतर बजा दूं तो सबके सामने मानोगे कि मैं ही बेस्ट हूं? अगर हां तो चलो अब मैं बजाता हूं। जब सूर्या ने यह कहा, भरत हंस पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस आदमी को अचानक इतनी हिम्मत कहां से आ गई। भरत ने ताना मारते हुए कहा, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, हिम्मत है तो करके दिखाओ। अगर सच में तुम मुझसे बेहतर बजा पाए तो मैं सबके सामने माफी मांग लूंगा। सूर्या ने भरत की ओर देखा और फिर प्रीति की तरफ मुड़ा। प्रीति घबराई हुई कुर्सी पर बैठी थी, कुछ कह नहीं पा रही थी। सूर्या ने उसे देखकर आंखों से इशारा किया और मुस्कुराया। प्रीति, उसने प्यार से कहा, हमारी शादी को 3 साल हो गए। इन 3 सालों में मैंने तुम्हारे लिए कुछ बड़ा नहीं किया। आज जो मैं बजाने जा रहा हूं वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। अगर थोड़ा कमजोर भी बजा दूं तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। इतना कहकर सूर्या ने मुस्कुराते हुए पियानो की तरफ कदम बढ़ाया। प्रीति के दिल की धड़कन तितली के पंखों की तरह फड़फड़ाने लगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो भी बजाओ सूर्या, चाहे कोई भी धुन हो, वो मुझे हमेशा अच्छी लगेगी। उसकी गालें शर्म से गुलाबी हो उठी। सूर्या मुस्कुराता हुआ धीरे धीरे मंच पर रखे पियानो की ओर बढ़ा। यह सब देखकर भरत के भीतर हल्की सी जलन उठी। उसे अब साफ समझ आ गया था कि शुरू से ही प्रीति के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। वो जानता था भले ही सूर्या उतना अच्छा न बजा पाए, लेकिन सिर्फ उसके बजाने से ही प्रीति मोहित हो जाएगी। भरत ने मन ही मन ठान लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए वो प्रीति के दिल में कभी अपनी जगह नहीं बना पाएगा। सूर्या की मां रेणुका कोयम्बटूर की एक मशहूर पियानिस्ट थी। उन्होंने सूर्या को सिर्फ मार्शल आर्ट्स ही नहीं सिखाया, बल्कि अपनी सबसे प्यारी चीज संगीत भी उसे सिखाया था। बचपन से ही सूर्या पियानो बजाने में निपुण था। वो आंखें बंद करके भी पियानो की हर की को पहचान सकता था। लेकिन अपनी मां की मृत्यु के बाद सूर्या ने कभी पियानो को छुआ तक नहीं। मां के जाने के बाद उससे जुड़ी कोई भी चीज वो करना नहीं चाहता था, क्योंकि हर बार वो दर्द बनकर लौटती थी। पहली बार आज अपनी मां के बाद वो किसी के लिए पियानो बजाने जा रहा था, वो भी अपने जीवन की सबसे प्रिय इंसान प्रीति के लिए। 3 सालों से पियानो के पास तक न गया सूर्या धीरे से अपनी उंगलियां चटकाकर तैयार हुआ और एक गहरी सांस लेकर पियानो की सभी कीज को छू लिया। पियानो से जो कीच जैसी आवाज आई
वो इतनी तेज और कर्कश थी कि वहां मौजूद सबके कान जैसे फट से गए। लोगों ने झट से अपने कान बंद कर ली। ये देखकर भरत अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। जो लोग ये सब लाइव देख रहे थे उन्होंने भी कमेंट्स की बौछार कर दी। पियानो की चाबियां दबाने से कोई म्यूजिक नहीं बन जाता, संगीत बजाने के लिए भरत जैसी कला चाहिए जनाब। भरत के चेहरे पर अब एक सुकून भरी मुस्कान थी। अभी तक उसके मन में कहीं न कहीं ये डर था कि कहीं सूर्या सच में अच्छा बजा दे, लेकिन अब वो डर पूरी तरह मिट गया था। पियानो पर सूर्या पहले तो बेसुरे बेताल ध्वनियां निकाल रहा था, जिनका संगीत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अचानक वो साउंड बदल गया। मीठी सुरीली धुन कानों में गूंजने लगी। जो लोग अभी तक कान बंद किए बैठे थे वे धीरे धीरे सिर उठाकर सूर्या की ओर देखने लगे। सूर्या ने मेरी प्यारी सुनहरी चांदनी, प्रीति का पसंदीदा गाना बजाना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां पियानो की चाबियों पर ऐसे नाच रही थीं मानो संगीत खुद उसके स्पर्श में जीवित हो उठा हो। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था, क्या ये लाइव है या पहले से रिकॉर्ड किया हुआ ट्रैक चल रहा है। भरत के बजाने में जहां तहां छोटी गलतियां थीं, लेकिन सूर्या का संगीत हूबहू ओरिजिनल सॉन्ग जैसा था। जो लोग कुछ पल पहले उसे कोस रहे थे अब वहीं खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। वाह यंग माइस्ट्रो, सूर्या यू आर अ जीनियस। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सूर्या की तारीफ गूंज रही थी। सूर्या ने जैसे ही बजाना शुरू किया, कमरे में मौजूद हर एक नजर उसी पर ठहर गई। प्रीति की आंखें भी बस उसी पर टिक गई थीं। वो उसे देखे बिना पलकें झपकाना तक भूल गई थी। सूर्या का संगीत सुनकर भरत भी मंत्रमुग्ध हो गया था, लेकिन दिल के भीतर जलन सुलग उठी। जिस तालियों का हकदार वो खुद को समझता था, वो अब सूर्या को मिल रही थीं। सभी लोग उसकी धुन में खोए हुए थे कि तभी सूर्या ने अचानक बजाना बंद किया और मंच से सीधे प्रीति की ओर बढ़ने लगा। प्रीति को लगा जैसे वो किसी सपनों की दुनिया में है। हर दिन सूर्या का एक नया रूप देखकर वो और ज्यादा हैरान होती जा रही थी। आखिर इसके अंदर और क्या क्या छिपा है, वो मन ही मन सोच रही थी। सूर्या की नजदीक आती चाल देखकर प्रीति की सांसें हल्की हल्की तेज होने लगीं। मुस्कुराते हुए सूर्या प्रीति के पास आया और कुछ कहने ही वाला था। उसका चेहरा प्रीति के बहुत बहुत करीब आ चुका था। जैसे ही सूर्या झुककर कुछ बोलने लगा, प्रीति खुद को रोक नहीं पाई। उसने एकदम से आगे बढ़कर सूर्या को चूम लिया। सूर्या बोल ही रहा था कि अचानक उसके होंठ ठिठक गए, जैसे किसी ने उसकी आवाज को चुरा लिया हो। वो शब्द जो बाहर आने वाले थे अब प्रीति के होंठों के बीच अटक गए थे। इतने दिनों तक उसका हाथ पकड़ने में भी हिचकने वाली प्रीति आज सबके सामने उसे चूम बैठी। सूर्या हैरान रह गया, पर उस पल में प्रीति की बंद आंखें और उसके चेहरे पर फैली शर्म की लाली सब कुछ कह रही थीं। सबके सामने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर प्रीति ने सूर्या को चूम लिया। काफी देर बाद जब उनके होंठ अलग हुए, प्रीति सिर झुकाकर खड़ी रह गई। उसमें अब सूर्या की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं थी। यह सब पास खड़ा भरत देख रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ चुका था। उसे एहसास हुआ कि हालात अब उसके हाथ से निकल चुके हैं। वो तो प्रीति के सामने सूर्या को नीचा दिखाना चाहता था, मगर नतीजा बिल्कुल उल्टा हुआ। भरत खुद बेइज्जत हो गया। और सबसे बड़ी बात, यह पूरा दृश्य लाइव प्रसारण में दिखाया गया था। पूरे शहर ने यह सब देखा। रिसोर्ट के बाहर इंतजार कर रही वनिता और सुंदरी के लिए यह खबर बिजली की तरह गिरी। सूर्या न सिर्फ प्रीति के साथ उस रिसोर्ट में गया था, बल्कि उसने वहां भरत को सबके सामने अपमानित कर दिया। ऐसी बात दोनों ने कभी सोची भी नहीं थी। उन्हें इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी। जो वनिता अब तक सूर्या को केवल कोसती रहती थी, आज वह उससे पूरी तरह नफरत करने लगी। अगर वनिता को पहले से पता होता कि सूर्या इतना शानदार पियानो बजा सकता है, तो वह कभी भी भरत को यह बात नहीं बताती। अब जब भरत सबके सामने शर्मिंदा हो चुका था, तो उस अपमान का ठीकरा सीधा वनिता के सिर पर फूटने वाला था। वह चिंता में डूब गई। अब भरत इस हालत से कैसे निपटेगा? ऊटी में भरत ने सबको यह कहकर शेखी बघारी थी कि प्रीति उसकी होने वाली पत्नी है। उसने तय कर लिया था कि पियानो बजाने के बाद वह प्रीति को प्रपोज करेगा। इसके लिए उसने पहले से ही सारी तैयारियां कर रखी थीं। फूल, लाइट्स, रिंग, सब कुछ। लेकिन अब उसके सामने ही प्रीति सूर्या की बाहों में थी। यह दृश्य देखकर भरत के भीतर का गुस्सा फट पड़ा। वह इसे बर्दाश्त ही नहीं कर सका। प्रीति, उससे बात खत्म हो गई क्या? अगर हो गई तो यहां आओ। आज से तुम सिर्फ मेरी हो, ये बात भूल मत जाना। भरत ने गुस्से में प्रीति की ओर देखते हुए कहा। प्रीति को अपने तरफ खींचने के लिए उसने उसकी हर पसंद की चीजें की थीं। उसे खुश करने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन जब कुछ भी काम नहीं आया, तो अब उसने ठान लिया था कि वह जबरदस्ती प्रीति को अपने साथ ले जाएगा।
उसने ठान लिया कि अब आगे कोई भी अच्छा बनकर दिखाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्रीति बेहोश तक नहीं हुई और उसकी सारी तैयारी बेकार चली गई थी। सबसे बढ़कर वह हाथ में वह साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया था जो वनिता ने दे रखा था, और वह सोचता था कि इस तरह के मौके पर वही उसका उपयोग कर सकता है। वह गुस्से से बोला, कौन किसका है, ये किसने तय किया? तूने मेरे माँ को क्या बताया? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तुम लोग यहाँ क्यों आई। प्रीति ने ठंडी आवाज में कहा, मैं इसलिए आई थी क्योंकि मुझे लगा था कि तुम कह दोगे नहीं होगा और चले जाओगे। चलो सूर्या चलें। इतना कहकर प्रीति ने अपना हैंडबैग उठाया और दरवाजे की ओर मुड़ी। भरत ने चीखते हुए रोकने की कोशिश की, कहां भाग रही हो? सोचते हो कोई 1 इंच भी इस जगह से दूर जा पाएगा? तू मेरी ही होगी। मैंने तेरी माँ को 50 करोड़ दे दिए हैं। थोड़ा इज्जत दिखाओ और यहां आओ। भरत ने प्रीति को धमकाया। उसे लगा अगर वह इस तरह बोलेगा तो प्रीति डर जाएगी, लेकिन प्रीति ने गुस्से में अपना हैंडबैग तेजी से टेबल पर पटका और बोली, तेरे 50 करोड़ कल ही वापस ले लेना। जो तू सोच रहा है वो यहां कभी नहीं होगा। भरत ताना मारते हुए बोला, सोचा था तेरे पास पैसे नहीं है। अगर तू वो पैसे वापस भी दे दे तब भी तेरी माँ जेल जाएगी, ये पक्का है। उसने एक कागज उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, जरा इस एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ ले। इसमें साफ लिखा है अगर तू पैसे लेने के बाद भी मुझसे शादी नहीं करती तो तेरी माँ को जेल जाना ही पड़ेगा। भरत ने खतरनाक सा हंसते हुए कहा, मेरे पास तलाक के कागज सब रेडी हैं। मर्यादा दिखाओ, तलाक के पेपर पर साइन कर दे। अभी मेरे पास आ। और कहते हुए उसने प्रीति का हाथ पकड़कर खींच लिया। यह देखकर सूर्या आक्रोश से उसे रोकने भागा, लेकिन उससे पहले ही प्रीति झट से झुकी और सूर्या को सख्त अंदाज में चेतावनी दे दिया, मर्यादा दिखाओ और हाथ छोड़ो। लाइव में सब देख रहे हैं, तेरी ही मर्यादा बिगड़ जाएगी। यह सुनकर भरत ने तुरंत प्रीति का हाथ छोड़ दिया। फिर प्रीति ने उसकी कान में धीमे पर तेज शब्दों में कहा, क्या तुम समझते हो मैं इससे डर जाऊंगी? ठीक है, न मुझे चाहिए न तुम्हें। तलाक के कागजों पर तुम जैसा चाहो लिखवा लो, पर यह याद रखना मैं झुकने वाली नहीं हूं। साइन करने की जरूरत नहीं, बस चुपचाप मेरे साथ कमरे में चलो। भरत ने प्रीति का हाथ पकड़ते हुए कहा और जोर से उसे खींचने लगा। तभी सामने आकर सूर्या उसके रास्ते में खड़ा हो गया। अभी के अभी उसका हाथ छोड़ दे, नहीं तो अगली बार यह हाथ तेरे जिस्म पर नहीं रहेगा, सूर्या ने गुस्से से कहा और भरत को आगे बढ़ने से रोक लिया। भरत व्यंग्य से मुस्कुराया, एक काम करते हैं, तू मेरे पैरों में गिरकर माफी मांग ले तो मैं सब माफ कर दूंगा। प्रीति को भी छोड़ दूंगा, तेरी मौसी वनीता को भी छोड़ दूंगा। कैसा लगा सौदा? भरत को पूरा यकीन था कि अब सूर्या उसके पैरों में गिरने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। क्या हुआ? झुकने में दर्द हो रहा है क्या? जल्दी झुक, वह ताने कसते हुए बोला। वनीता स्क्रीन पर हो रही लाइव घटना को देखते हुए गुस्से में चिल्ला रही थी। लाइव देख रहे सभी लोग यही सोच रहे थे कि सूर्या भरत के पैरों में गिर जाएगा, लेकिन सूर्या ने अपनी इज्जत से समझौता नहीं किया। वह भरत को मारने के लिए तेजी से उसकी ओर भागा। भरत ने यह पहले से सोच रखा था कि इस बार सूर्या का वार उस पर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए उसने अपनी सुरक्षा के लिए 10 बाउंसर पहले से खड़े कर रखे थे। भरत पर सूर्या का हाथ पड़ने ही वाला था कि तभी उन बाउंसरों ने बीच में आकर सूर्या को रोक लिया। लाइव देख रहे सभी लोगों को सूर्या के लिए दया आने लगी, क्योंकि हर एक बाउंसर सूर्या से कई गुना ताकतवर था। हर कोई यही सोच रहा था कि अब सूर्या कुछ नहीं कर पाएगा। तभी अचानक एक बाउंसर हवा में उछलकर जमीन पर गिरा। ये देखकर वहां मौजूद लोग ही नहीं बल्कि लाइव देख रहे दर्शक भी एक पल के लिए दंग रह गए। रहस्यमय एजेंट। एक पल में पलक झपकते ही सूर्या ने 10 से ज्यादा ट्रेनिंग पाए हुए बाउंसरों को जमीन पर गिरा दिया। कई सालों से ट्रेनिंग ले चुके उन बाउंसरों को सूर्या ने इतनी आसानी से हरा दिया कि भरत हैरान होकर वहीं जड़ हो गया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। जो लोग ये सब लाइव देख रहे थे वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। ये लड़का सच में सबके कहने जैसा घर का दामाद ही है क्या, या फिर सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है कि ये कोई एजेंट है? 1 मिनट में सबको धराशायी कर दिया उसने। सीक्रेट एजेंट भी ऐसे नहीं होते यार। भरत को देखकर तो दया आ रही है। अब उसके साथ क्या होने वाला है पता नहीं। लगता है 50 करोड़ की ठुकाई खाने वाला है। ऐसे कमेंट्स भरत के इंस्टाग्राम पर लगातार आने लगे। सूर्या पर हमला करने आए सारे बाउंसर जमीन पर पड़े कराह रहे थे। हर कोई दर्द से तड़प रहा था। सूर्या ने चारों ओर नजर दौड़ाई, कहीं किसी को छोड़ तो नहीं दिया। और फिर उसकी नजर भरत पर पड़ी, जो अब अकेला बिना किसी सुरक्षा के कांपता हुआ खड़ा था। सूर्या धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। वो हल्के से मुस्कुराया, लेकिन वो एक मुस्कान ही भरत के पेट में तूफान ले आई।
लगता है अब तेरी सुरक्षा के लिए यहाँ कोई बचा ही नहीं। सूर्या भरत की तरफ बढ़ते हुए बोला। भरत के अंदर डर तो बैठ चुका था, लेकिन उसने बाहर से कोई डर या घबराहट दिखाए बिना सीधा खड़ा रहना चुना। एक बात माननी पड़ेगी, भरत बोला, लड़ने में तू बड़ा माहिर है। तेरे जैसा फाइट करने वाला मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन याद रख, ऐसे लोगों का अंत हमेशा दयनीय होता है। भरत ने गहरी सांस ली। उसे यकीन था कि सूर्या अब उसे उन बाउंसरों की तरह नहीं मारेगा, क्योंकि लाइव ब्रॉडकास्ट अभी भी चालू था। जो कुछ हो रहा था उसे देखने वालों की गिनती अब हजारों से बढ़कर लाखों में पहुंच चुकी थी। भरत ने अमीरों वाली घमंडी लहजे में बात की। यह सुनकर सूर्या चुप रहा और भरत के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। भरत सोच रहा था कि जो उसने कहा सूर्या को समझ आ गया होगा, और शायद सूर्या ने यही सोचा कि भरत डर गया है। भरत ने कहा, सूर्या, तुम और मैं अगर अभी समझौता कर लें तो अच्छा है। हम दोनों के लिए फायदे नुकसान हैं। बिना वजह लड़ने की जरूरत नहीं। यह लड़ाई दोनों के लिए नुकसान ही ला सकती है। अब वह जैसे कोई व्यवसायी बिजनेसमैन बनकर बोल रहा था। सूर्या हंसते हुए पूछता है, तो अब क्या करना है? भरत सीधे बिना चक्कर लगाए बोला, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, अगर तुम मेरी बात मान लो। भरत बोला, तो अब तक जो कुछ भी हुआ है मैं सब भूल जाऊंगा, तुम्हें माफ कर दूंगा, यहां तक कि तुम्हारी मौसी वनीथा को भी जेल नहीं जाना पड़ेगा। भरत अब बहुत शांति से बोल रहा था। उसकी आवाज और अंदाज में पहले से बदलाव साफ दिख रहा था। उसे पूरा यकीन था कि अगर सूर्या थोड़ा भी समझदार है तो वह उसकी बातों का मतलब जरूर समझ जाएगा। सूर्या चुपचाप खड़ा था और भरत ने यही समझा कि वह सोच रहा है। भरत ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें सोचने वाली क्या बात है? ज्यादा से ज्यादा तुम महीने के 40,000 कमाते हो ना, लेकिन अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें महीने का 1 लाख रुपए तक कमा सकता हूं। भरत अब अपने आप को बहुत बड़ा अमीर आदमी दिखाने लगा था। अब तक सूर्या से बदला लेने की सोच रखने वाला भरत उसकी ताकत और हुनर देखकर अपना इरादा बदल चुका था। वह काफी समय से एक बेहतरीन बॉडीगार्ड की तलाश में था और अब उसे लगने लगा कि अगर किसी तरह सूर्या को अपने अधीन कर ले तो फिर उसे कोई नहीं हरा सकता। भले ही आज सूर्या का बर्ताव उसे पसंद नहीं आया था, लेकिन भरत समझ गया था कि उससे लड़कर जीतना नामुमकिन है। इसलिए उसने दूसरा रास्ता अपनाने का फैसला किया। अगर सूर्या उसका बॉडीगार्ड बन जाए तो फिर भरत प्रीति के साथ कुछ भी करे, चाहे वो सूर्या को पसंद आए या नहीं, वह कुछ नहीं कर पाएगा। भरत को पूरा यकीन था कि उस वक्त सूर्या उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। भरत की ये बातें लाइव देख रहे कुछ लोगों के बीच ये बात सुनकर लाइव देखने वाले दर्शक जलने लगे। 1 लाख रुपए, ये सूर्या की सालाना नहीं, मासिक सैलरी थी। आईटी सेक्टर में कई साल मेहनत करने के बाद ही कोई इतनी कमाई करता है, लेकिन सूर्या ये रकम सिर्फ 1 महीने में आसानी से कमाने वाला था। लोग बातें करने लगे, सूर्या इस ऑफर को मना नहीं कर पाएगा। सोशल मीडिया पर और दर्शकों के बीच सवाल उठने लगे, क्या सूर्या ये डील मान लेगा? प्रीति के मन में भी यही सवाल घूम रहा था, लेकिन उसे यकीन था चाहे कितने भी करोड़ क्यों ना दे दिए जाएं, सूर्या ऐसा काम कभी नहीं करेगा। 1 लाख, सूर्या ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर कोई आम इंसान होता तो इतनी सैलरी सुनते ही खुशी से उछल पड़ता, लेकिन सूर्या के चेहरे पर बस एक हल्की मुस्कान आ गई। आरएसपी ग्रुप के ट्रिलियन रुपए के साम्राज्य को ठुकराकर अच्छे लोगों की तलाश में उसने अपना घर छोड़ा था। ऐसे इंसान को पैसों के लालच से फंसाने की कोशिश भरत ने की थी, लेकिन सूर्या को यह सुनकर बस हंसी आई। भरत ने झुंझलाते हुए कहा, अरे ये तो छोटी बात है, चाहो तो मैं 50,000 और जोड़ देता हूँ, 1.5 लाख महीना ले लो। भरत अपने दांत भींचते हुए बोला। भले ही ऊंटी में वह बहुत बड़ा अमीर आदमी था, लेकिन महीने के 1.5 लाख देकर किसी बॉडीगार्ड को खरीदना अब भरत के लिए भी भारी पड़ने लगा था। सूर्या ने शांत स्वर में कहा, भरत, अगर मैं एक बात कहूं तो शायद तू यकीन नहीं करेगा, लेकिन जो तूने अभी कहा उसी ने तेरी जान बचा ली है। यह सुनते ही भरत के चेहरे के हाव भाव बदल गए। सूर्या, इसका क्या मतलब है? तू क्या कहना चाहता है? भरत की आवाज अब कांपने लगी थी। सूर्या ने ठंडे लहजे में कहा, कोई मतलब नहीं, बस अब तू मेरी मौसी वनीथा से अपने 50 करोड़ रुपए अभी के अभी वापस ले ले। पैसे मिलते ही उसी हाथ से यह शहर छोड़ दे और दोबारा ऊंटी में कदम मत रखना। गलती से भी अगर तू यहाँ वापस आया तो नतीजे बहुत बड़े होंगे। मिलो। सूर्या मुस्कुराते हुए इतना ही कहकर चुप रहा, पर भरत शांत होकर जाना चाहता था। पर सूर्या इस मसले को छोड़ने वाला नहीं था। उसे लगने लगा कि अब सूर्या से और बात करने में कोई फायदा नहीं। अगर ऊंटी के अमीर पुरुषोत्तम का इकलौता बेटा भरत को कुछ हुआ तो सूर्या को उसके लिए सजा झेलनी पड़ेगी। भरत को यही डर सताने लगा
क्यों मजाक कर रहा है तू? मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं। भरत का चेहरा क्रोध से तना हुआ था। ये शहर ही मेरा किला है, तुम मुझे यहां से जाने को कहने का हौसला कैसे रखते हो? और फिर वह बोला, अगर किसी को कोई काम देकर उसे लाखों की मासिक तनख्वाह दे दी जाए। यहां पूरा वाक्यांश अधूरा रह गया था। सूर्या का यह ठहरा हुआ उत्तर सुनकर भरत को गहरा गुस्सा आया। उसे लगा कहां क्या पागलपन छा गया है। भरत को यह भी पता नहीं था कि सूर्या आरएसपी ग्रुप परिवार का हिस्सा है। आरएसपी ग्रुप वालों के खिलाफ छेड़छाड़ करना, उनके सामने गरियाना, इसका अर्थ सीधे सीधे मौत की कीमत चुकाना होता है। एक बार अगर किसी ने उस मैदान में कदम रख दिया तो आरएसपी परिवार वापस लेने से पीछे नहीं हटता। भरत को सच में यह समझ नहीं आ रहा था कि सूर्या को यह आत्मविश्वास कहां से मिला है। मैं मजाक कर रहा हूं क्या? भरत ने तिलमिलाकर कहा। सूर्या भरत की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, मैं तुझे एक मौका दे रहा हूं, चाहे तू कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। फोन करके बुला ला यहां, अब देखेंगे, तभी पता चलेगा कि मैं मजाक कर रहा हूं या नहीं। सूर्या यह कहते ही भरत सोचकर मुस्कुरा उठा। उसे यह सोचकर गुस्सा आने वाला था या नहीं, यह उसको समझ नहीं आया। भरत ने कभी सोचा भी नहीं था कि सूर्या इतना बड़ा बेवकूफ होगा। अगर मैं चाहता तो अभी इस समय ही सूर्या को खत्म कर देता, उसने दिल ही दिल में सोचा। भरत को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वह सोच रहा था सूर्या के दिमाग में क्या खेल चल रहा है। ठीक है, एक बार और पूछ रहा हूं, क्या तू जरूर बुलाएगा? अगर डर लग रहा है तो अब भी कह दे कि नहीं चाहिए, पर याद रहे मैं किसे बुलाऊंगा और वे कैसे व्यवहार करेंगे। ये मत सोचना कि तू संभल कर निकल जाएगा। भरत ने तंज भरे लहजे में कहा। अब तू बुलाने जा रहा है या नहीं? क्यों ऐसे बेवकूफ जैसा घूम घूम के बात कर रहा है? तेरा भी ऐसा ही किस्मत वाला कोई आएगा क्या? सूर्या ने चेहरा थोड़ा सिकोड़ लिया। भरत ज्यादा से ज्यादा अपने पिता पुरुषोत्तमन को ही बुला सकता था, लेकिन सूर्या के सामने वे सब किसी बड़े आदमी की तरह नहीं लगते थे। ठीक है, इतना बोल रहा है तो बुला ले, बाद में याद करेगा कि काश मैंने किसी को ना बुलाया होता, हर दिन पछताता रहेगा। भरत ने कहा और तुरंत फोन उठा लिया। हेलो काली मामा, आप अभी फ्री हैं क्या? मैं अभी हमारे रिजॉर्ट में हूँ, यहाँ एक छोटा सा झगड़ा हुआ है, आप अपने लड़कों को लेकर तुरंत आ जाइए। फोन रखते ही भरत मुस्कुराते हुए सूर्या की तरफ देखने लगा। ऊटी को महेश्वरन के कंट्रोल में रखा गया था और काली पूरे कोयम्बतूर पर राज करता था। वह उसे अपने नियंत्रण में रखे हुए था। काम में चाहे कोई भी रुकावट आ जाए, भरत काली को लगाते ही आसानी से सब निपटा देता था। काली को देखकर लोग डरते नहीं बल्कि कांप जाते थे। कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर भरत आदेश दे दे तो मौत तक करने से नहीं हिचकिचाता। काली से बात करने के बाद भरत फिर वैसा ही घमंडी खड़ा रहा जैसा पहले था। सूर्या की सन्नति देखकर भरत खिलखिलाकर हंसा। उसे लगा यह बेवकूफ कितना भी पीटा जाए समझेगा ही नहीं। क्या यह सोचता है कि वह इस दुनिया में अजेय है? अगर सूर्या की जगह कोई और होता तो यह सब बर्ताव निश्चित ही नहीं करता। भरत ऐसे ही सोचते हुए सूर्या को अपनी आंखों में तराशने लगा। सूर्या ने सोचा था कि भरत अपने पिता पुरुषोत्तमन को ही बुलाएगा, लेकिन भरत ने ऐसा नहीं किया क्योंकि पुरुषोत्तमन को इस तरह के काम करना पसंद ही नहीं है। अगर भरत उन्हें बुला लेता तो वे जरूर आ जाते, पर उसके बाद जो परिणाम भुगतने होते वे भयानक होते। इसलिए भरत ने अपने पिता को नहीं बुलाया। भरत ने शांति से कहा, प्रीति, मेरे हाथ में जो एग्रीमेंट है वो अभी भी वैलिड है। सूर्या को छोड़कर मेरे साथ चल जाओ, मैं तेरी माँ को भी छोड़ दूंगा। और कहते हुए उसने एक ग्लास में लाल वाइन घोलते हुए प्रीति की तरफ धीमे लहजे में कहा, सहन कर लो, ये सब तुम्हारे बस के सपनों में ही होगा। प्रीति ने अपनी प्रतिक्रिया वैसा ही दी जैसे उसने भरत के चेहरे पर मुक्का मार दिया हो। यह सुनकर भरत सिर हिलाते हुए हंस पड़ा। इस बार वह गुस्से में नहीं था। उसने सोचा कि जब काली आएगा तो प्रीति शायद आज अपनी बात पर पछताएगी। कुछ ही मिनटों में 6 काले रेंज रोवर कार्स भरत के रिसोर्ट के सामने खड़ी हो गईं। विभिन्न पोशाकों में सजे 20 से ज्यादा पुरुष कार से उतर आए। कार से उतरते ही 20 लोग तुरंत 2 पंक्तियों में खड़े हो गए, सिर झुकाकर सम्मान प्रकट किया। फिर कार से एक मध्यम आयु का व्यक्ति छड़ी हाथ में लेकर नीचे उतरा। रिसोर्ट के गेट पर खड़े सुरक्षा गार्डों ने जब उस मध्यम आयु के व्यक्ति को डर के साथ देखा तो उसने हल्की मुस्कान दी। उस मुस्कान से ऐसा लग रहा था कि उसे देखकर किसी को डरने की जरूरत नहीं। तभी रिसोर्ट में अचानक तेजी से 20 से ज्यादा लोग दौड़ते हुए अंदर आए। सूर्या ने इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाया था। भीड़ को अंदर आते देखकर वह एक पल के लिए चौंक गया। अंदर आने वाले लोगों से सूर्या को डर नहीं था कि वे उसे मार डालेंगे।
बल्कि उसे यह चिंता थी कि उसका राज प्रीति को पता चल जाएगा। इस पल प्रीति तक उसकी असली पहचान पहुंचने का खतरा उसे सताने लगा। रिसोर्ट के गेट पर खड़े सुरक्षा गार्डों ने जब उस मध्यम आयु के व्यक्ति को डर के साथ देखा तो उसने हल्की मुस्कान दी। उस मुस्कान से ऐसा लग रहा था कि उसे देखकर किसी को डरने की जरूरत नहीं। तभी रिसोर्ट में अचानक तेजी से 20 से ज्यादा लोग दौड़ते हुए अंदर आए। सूर्या ने इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाया था। भीड़ को अंदर आते देखकर वह एक पल के लिए चौंक गया। अंदर आने वाले लोगों से सूर्या को डर नहीं था कि वे उसे मार डालेंगे, बल्कि उसे यह चिंता थी कि उसका राज प्रीति को पता चल जाएगा। इस पल प्रीति तक उसकी असली पहचान पहुंचने का खतरा उसे सताने लगा। सूर्या ने ठान लिया था कि यह नहीं होने देगा। थोड़ी सोच विचार के बाद सूर्या ने तेजी से प्रीति को वहां से बाहर निकलने की ओर ले जाना शुरू किया। क्या सूर्या भरत के लोगों का सामना सीधे करेगा या वहां से भागकर निकल जाएगा? तीसरा ऑप्शन, जैसे ही रिचर्ड के अंदर गुंडों का झुंड घुस आया, सूर्या ने प्रीति का हाथ पकड़ा और उसे तेजी से एग्जिट गेट की तरफ ले गया। प्रीति, तुम्हारा यहां रुकना बिल्कुल सेफ नहीं है। तुम तुरंत इसी रास्ते से घर चली जाओ, सूर्या ने उसके कंधों को पकड़ते हुए कहा। नहीं सूर्या, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों साथ में निकल जाते हैं। प्रीति की आवाज में डर साफ झलक रहा था। सूर्या हल्के से मुस्कुराया। मेरे बारे में चिंता मत करो प्रीति, तुमने देखा ही है ना मैं कैसे लड़ता हूं। अब भी तुम क्या सोच रही हो कि तुम जिन लोगों से डर रही हो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सूर्या ने शांत लेकिन थाम आवाज में कहा। प्रीति की आंखें भर आईं। मुझे उनकी नहीं, तुम्हारी चिंता है सूर्या। वहां अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बस ये नहीं चाहती कि तुम्हें जरा सा भी चोट लगे। प्लीज मेरी खातिर तुम मेरे साथ चलो। उसकी आवाज कांप रही थी। सूर्या की बातों के पीछे छुपा मतलब प्रीति समझ चुकी थी, अगर वो यहां रुकती तो स्थिति और खराब हो सकती थी। ये बात उसे महसूस हो चुकी थी। फिर भी सूर्या को छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। उसने सूर्या का हाथ कसकर पकड़ लिया और वहीं खड़ी रही। सूर्या ने धीरे से उसकी उंगलियां थपथपाईं। प्रीति डर मत, जैसे मैं अभी तेरी आंखों के सामने खड़ा हूं ना, वैसे ही बिल्कुल सही सलामत तुम्हारे घर वापस आऊंगा, ठीक है? इतना कहकर सूर्या ने प्रीति के माथे पर एक हल्का सा किस रखा। सूर्या, मुझसे एक वादा करो। प्रीति की आवाज भर्रा गई। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अगर तुम समझते हो कि वो लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे तो सही वक्त देखते ही वहां से निकल जाना। प्लीज बस सुरक्षित लौट आना। मेरे लिए तुम ही सबसे जरूरी हो सूर्या। वो लोग जीतें या हारें, बदला हो या ना हो, मुझे बस तुम चाहिए। प्रीति ने उसे फिर से चेतावनी दी। उसकी नजरों में साफ था, सूर्या की सुरक्षा ही उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। सूर्या ने हल्की हंसी के साथ उसका हाथ पकड़ा। वादा करता हूं मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है? उसके ये शब्द खत्म होते ही काली के 20 से ज्यादा आदमी अंदर घुस आए और माहौल एक झटके में तना हुआ हो गया। भरत उत्साहित होकर उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ा। उसी पल सूर्या ने पीछे मुड़कर प्रीति को देखा। प्रीति भी पिछला दरवाजा पकड़कर निकलने ही वाली थी, लेकिन जाने से पहले उसकी आंखें एक बार फिर चिंता से सूर्या पर टिक गईं। भरत ने तुरंत काली के करीब जाकर कहा, सॉरी काली सर, पहले ही बहुत देर हो गई। इस टाइम आपको यहां बुलाकर आपको परेशान कर दिया। काली ने हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। अरे भरत, हम सब एक ही परिवार हैं, ऐसे औपचारिक बातें मत किया करो। तुम्हारे पापा मेरे लिए भाई जैसे थे और तुम भी मेरे लिए बेटे जैसे ही हो। उनकी शक्ल सूरत इतनी साधारण थी कि अगर कोई कहे कि यही है अंडरवर्ल्ड का बड़ा डॉन तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। लेकिन जो लोग काली को सच में जानते थे उन्हें पता था कि वह कितना खतरनाक आदमी है। जिसने एक बार उसे धोखा दिया था, उन 3 लोगों की उसने खाल उधेड़कर उन्होंने यातना देकर मार डाला था। मामा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भरत के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वह पूरी तरह उत्सुक था ये देखने के लिए कि पहले सबको धूल चटा देने वाला सूर्या अब काली के सामने क्या करेगा। मामा, मैंने जिस लड़के के बारे में बताया था जो मेरे साथ प्रॉब्लम कर रहा है, वो वही है। भरत ने उंगली उठाकर सूर्या की ओर इशारा किया। काली धीरे धीरे सूर्या की तरफ चला। उसने ऊपर से नीचे तक उसको गौर से देखा। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? काली ने बेहद नरमी से पूछा। सूर्या ने आलस भरी नजर से उसकी ओर देखा। क्या पूछा आपने? मेरा नाम जानने की तुम्हारी औकात नहीं है। जल्दी अपने लोगों को बुला लो, मुझे ये सब खत्म करके घर भी जाना है। सूर्या ने उबासी लेते हुए अपनी घड़ी में समय देखा। काली को इस तरह आंखों में आंखें डालकर जवाब देने की हिम्मत अब तक किसी में नहीं हुई थी। न तो कोई उससे ऊंची आवाज में बात करता, न ही उसे बिना इज्जत के बुलाता। लेकिन सूर्या के ये शब्द सुनकर
काली के आदमियों का खून खौल उठा। भरत गुस्से से चिल्लाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मामा से ऐसे बात करने की? तुझे पता भी है मेरे मामा काली कौन है? उनके सामने तू जैसे लोग तो बस कीड़े मकोड़े हैं। 2-4 लोगों को पीट देने से अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा है क्या? सूर्या शांत खड़ा रहा और बोला, वो चाहे जितने बड़े आदमी क्यों ना हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम लोग यहाँ अपने काम पर ध्यान दो, सूर्या ने घृणा भरे लहजे में कहा। उसके शब्द सुनते ही काली के पीछे खड़े 20 से ज्यादा गुंडों का खून खौल उठा। काली से इस तरह उल्टा जवाब देने की किसी में हिम्मत नहीं थी। अगर काली ने हाथ उठाकर इशारा न किया होता तो वे सभी अभी तक सूर्या की खाल उधेड़ चुके होते, लेकिन काली सिर्फ मुस्कुराता रहा। वह सूर्या को ध्यान से देखते हुए बोला, तो तू ही वो सूर्या है? तेरे जैसा अकड़ वाला लड़का देखे हुए काफी समय हो गया। ऐसा बेबाक बोलना, ऐसी हिम्मत। काली हल्के से हंसा, अच्छा है, तेरे जैसा ही मैं भी था। छोटी उम्र में इसी गुस्से और अंधे साहस के साथ घूमता था। उसकी आंखों में एक पल के लिए अपने पुराने दिनों की यादें तैर गईं। फिर काली ने दूर बैठकर सब देख रहे भरत के पीए को इशारा करके बुलाया, ये सब तुम ही लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे ना? अभी भी चल रहा है क्या? अगर अभी भी लाइव है तो तुरंत बंद कर दो। काली ने कठोर नजरों से आदेश दिया। उसके इतना कहते ही पीए ने घबराकर लाइव स्ट्रीम बंद कर दी। लाइव देख रहे दर्शकों को एकदम से स्ट्रीम कट जाने पर जबरदस्त निराशा हुई, जैसे पूरा फिल्म देखने के बाद क्लाइमैक्स ही गायब हो जाए। कुछ वैसा ही महसूस हुआ। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर सूर्या काली का सामना कैसे करने वाला है। उधर काली ने फिर से सूर्या की ओर मुड़कर कहा, तुम भी? मैं थोड़ा अलग तरह का आदमी हूं, तुझे बताना पड़ेगा। तेरी गर्दन की हड्डी तोड़ूं या तेरी टांग की हड्डी? कौन सी हड्डी तोड़नी है? तुम ही चुन लो बेटा, तुम चुन लो, फिर वहीं से शुरू करते हैं। काली हंसते हुए बोला। काली की हंसी शांत थी, लेकिन उसके पीछे खड़े गुंडों का गुस्सा सूर्या साफ महसूस कर सकता था। सूर्या हल्के से हंसा और बोला, तुम चाहे कितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो, उम्र हो चली है तो किनारे बैठ जाना चाहिए। यहाँ आकर मुझ जैसे लड़के से उलझने की क्या जरूरत थी? तुम लोग खुद को बड़ा समझते रहते हो, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तुम कहना क्या चाहते हो। सूर्या की व्यंग्य भरी मुस्कान सीधे काली के दिल पर लगी। अब तक शांत दिखने वाला काली दांत भींचकर सूर्या के बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। अपने पूरे जीवन में उसने सूर्या जैसा निडर, बिल्कुल डर रहित लड़का कभी नहीं देखा था। काली के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, 20 से ज्यादा गुंडे खड़े हैं, फिर भी ये लड़का किस हिम्मत पर ऐसे बात कर रहा है? उसे साफ लगा सूर्या में हिम्मत है पर दिमाग ज्यादा नहीं। काली ने लंबा सांस छोड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, चलो ठीक है, अगर तुमसे चुन नहीं पा रहा तो मैं ही तुम्हारे लिए चुन देता हूँ। आज इस सूर्या को हम दिखा देंगे कि हम कौन हैं। पहले इसकी खाल उधेड़ो और उसके बाद इसकी नसें उखाड़कर मेरे सामने फेंक दो। काली ने यह ऐसे कहा मानो किसी को कोई इनाम दे रहा हो। सूर्या जोर से हंस पड़ा, कौन मेरी खाल उधेड़ने वाला है और कौन मेरी नसें उखाड़ने वाला है? जरा देखने की बड़ी इच्छा है मुझे, सूर्या ने चुनौती देते हुए कहा। उसके यह बोलते ही उसके पीछे खड़ा काले कपड़े पहने एक आदमी तेजी से आगे आया और सूर्या के सामने आकर खड़ा हो गया। वह आदमी देखने में तो साधारण लगता था, लेकिन जैसे ही कोई उसकी दाएं आंख की तरफ देखता, सामने वाला डर से कांप जाता, क्योंकि उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही आंख थी। दाईं आंख पूरी तरह निकाल दी गई थी, जिसका खाली घाव अब भी वैसा ही था। उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। भरत को भी, भले वह काली का आदमी ही क्यों ना हो, शिवा को देखते ही अनजाने में डर लगा और वह एक कदम पीछे हट गया। उस एक आंख वाले आदमी का नाम था शिवा। कई सालों से काली के लिए काम कर रहा था। उसे शिवा कहना कम है, काली का सच्चा दायां हाथ वही था। शिवा का नाम सुनते ही पूरा कोयम्बटूर सहम जाता था। वह सिर्फ बड़े और खतरनाक झगड़ों में ही शामिल होता था, लेकिन आज काली का अपमान करने की हिम्मत रखने वाले सूर्या को सबक सिखाना ही होगा। यही सोचकर शिवा आगे बढ़ा। दोनों के बीच लड़ाई कुछ मिनट तक चली। शिवा के वार इतने तेज थे कि सबको लगा सूर्या अब दोबारा खड़ा भी नहीं हो पाएगा। लेकिन ठीक उसी समय सूर्या ने मौका देखकर एक जोरदार घूंसा मारा, सिर्फ एक ही वार, और शिवा वहीं ढह गया। उसके मुंह से खून निकलने लगा, आंखें उलट गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। पीछे गिरते ही उसका सिर जोर से फर्श से टकराया और वह बेहोश हो गया। यह दृश्य देखते ही पूरा हॉल सन्न रह गया। जो शिवा हमेशा हर लड़ाई में अडिग खड़ा रहता था, आज सिर्फ एक ही चोट में गिर गया। काली के मन में पहला ख्याल यही आया, क्या आज शिवा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वह गिर गया? शिवा का सूर्य से हार जाना कालीराज किसी भी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वह पल भर में गायब हो गई।
सब लोग हैरान थे। जो सिवा कुछ पल पहले लगातार सूर्या पर वार कर रहा था, वह अचानक कैसे जमीन पर गिर गया। पास खड़े एक आदमी ने जल्दी से सिवा को उठाने की कोशिश की। काली की आवाज में पहली बार चिंता साफ सुनाई दी। सिवा को क्या हुआ? वह उठ क्यों नहीं रहा? उनके चेहरे से हंसी पूरी तरह मिट चुकी थी। भीड़ में खड़े एक आदमी ने सिवा की सांसें जांचने के लिए उसकी नाक के पास हाथ रखा, लेकिन जैसे ही उसने महसूस किया, उसका चेहरा सफेद पड़ गया, मुंह खुला का खुला रह गया, पर आवाज बाहर नहीं आई। काली ने गुस्से से दहाड़ा। मैंने पूछा, सिवा को क्या हुआ? मुंह खोलकर जवाब दे। ये सुनते ही वो आदमी डर के मारे कांपते हुए बोला, साहब, शिवा मर गया। मामा, शिवा को क्या हुआ? वो कैसे? भर्राए गले से भरत बोल ही नहीं पा रहा था। शिवा की मौत की खबर भरत के सीने पर गिरते पत्थर जैसी लगी। उसे ये बात बिल्कुल भी स्वीकार ही नहीं हुई। भरत को शिवा से बहुत लगाव था, लेकिन दुख उसकी मौत का नहीं, बल्कि इस बात का था कि शिवा को सूर्या के हाथों मरना पड़ा। उसी समय काली ने गुस्से से चिल्लाया, मुंह बंद रख, एक शब्द भी नहीं। भरत की मूर्खता ही इस हादसे की असली वजह थी। यह बात अब काली को साफ दिखाई दे रही थी। अगर भरत ने बेवजह फोन करके शिवा को नहीं बुलाया होता तो शायद इस वक्त शिवा जिंदा होता। काली की दहाड़ सुनते ही भरत तुरंत चुप हो गया। काली के चेहरे पर उठता गुस्सा देखकर भरत की हिम्मत ही नहीं हुई कि वह इस समय उनसे कुछ बोले। काली ने सूर्या की तरफ उंगली दिखाते हुए गरज कर कहा, हाथ में चाकू वाकू कुछ था क्या? शिवा को तूने क्या किया? वो कैसे मरा? सीधी तरह बताता है कि नहीं? काली ने कभी सोचा भी नहीं था कि शिवा की मौत में सूर्या का हाथ हो सकता है, लेकिन इस वक्त जो हुआ था उससे उनको पूरा यकीन हो गया कि कुछ ना कुछ सूर्या ने ही किया होगा। सूर्या ने मासूमियत भरे चेहरे से अपने कंधे उचकाए, जैसे इस पूरे मामले में उसका कोई दोष ही ना हो। मैंने कुछ नहीं किया, आप ही तो देखा कि उसने पहले क्या किया। मैंने बस एक पंच मारा था उसे, उसकी मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सूर्या ऐसे बोल रहा था जैसे वहां हो रही सारी घटनाओं से उसका कोई लेना देना ही ना हो। शिवा की मौत काली के लिए बहुत बड़ा झटका था, इसे वह किसी भी तरह स्वीकार ही नहीं कर पाए। शिवा सिर्फ उनका आदमी नहीं था, काली के लिए वह एक एसेट था जिसकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। यही सोचकर काली अंदर ही अंदर टूट रहा था। शिवा मर चुका है तो अब ऊंटी में बैठे महेश्वरन का खेल शुरू हो जाएगा, और काली जानता था कि यह वह कभी होने नहीं देगा। कई सालों की मेहनत से उसने जो साम्राज्य बनाया था उसे किसी भी हालत में टूटने नहीं देना था। काली ने दांत भींचते हुए सूर्या की ओर कदम बढ़ाए और गरज कर बोला, सूर्या, तूने शिवा को कैसे मारा? ये मुझे जानना ही पड़ेगा। मैं तुझे दो ही मौके देता हूं। पहला, सच सच बता दे कि क्या हुआ और उसी समय अपने आप को खत्म कर दे। दूसरा, जहां शिवा खड़ा था वहीं तू मुझे 10 साल तक काम करेगा, मेरे गुलाम की तरह। काली की आंखों में खून उतर। शिवा की मौत ने काली को भीतर तक दर्द पहुंचाया था, लेकिन वह जानता था कि इस समय दुख में डूबे रहने से कोई फायदा नहीं। अभी उसके लिए सबसे जरूरी चीज थी अपने इतने सालों की मेहनत से बनाए साम्राज्य को बचाना, और इसके लिए उसे शिवा जैसा ही या उससे भी बेहतर ट्रेनिंग वाला कोई आदमी चाहिए था। काली को लग रहा था कि सूर्या ही उस जगह पर फिट बैठेगा। सूर्या शिवा जितना ताकतवर भले ना हो, लेकिन कमजोर भी बिल्कुल नहीं था, और काली को अच्छी तरह पता था कि सूर्या बेवकूफ नहीं है। अगर वह समझदार हुआ तो निश्चित रूप से दूसरा ऑप्शन ही चुनेगा। यही काली की उम्मीद थी। लेकिन तभी सूर्या हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं तीसरा ऑप्शन चुनता हूं। काली एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। तीसरा? काली हैरान होकर सूर्या को देखने लगा। उसे तो याद था उसने सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिए थे। काली गुस्से से दांत पीसकर बोला, मैंने तुझे सिर्फ 2 ही रास्ते दिए हैं, तीसरा कोई रास्ता होता ही नहीं। अब जो मैं कह रहा हूं वही करना तेरे लिए अकेला तरीका है। यह कहते हुए काली ने अपना वॉकिंग स्टिक आगे बढ़ाया, ठीक सूर्या के चेहरे के सामने। लेकिन अगले ही पल किसे क्या हुआ किसी को समझ भी नहीं आया। काली का गला एक झटके में सूर्या के हाथों में आ गया। पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए पत्थर की तरह जम गया। सभी लोग अविश्वास में खड़े रह गए। किसने सोचा था कि सूर्या इतनी तेजी से पलटवार करेगा? मुझे सर कहकर बुलाइए। सूर्या का हाथ काली की गर्दन पर था। डर से काली पीछे हटने की कोशिश कर ही रहा था कि उससे पहले सूर्या ने उसकी गर्दन और भी जोर से पकड़ ली और सिर्फ एक ही हाथ से उसका पूरा शरीर हवा में उठा दिया। काली के पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। सूर्या की आंखों में जली हुई आग देखकर काली के आदमी घबरा गए। मर्यादे से हमारे साहब को छोड़ दो। साहब को अगर कुछ भी हो गया तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हवा में झूलते काली के पैर डर से कांप रहे थे और उसके आदमियों की चीखें पूरे माहौल को और भी खौफनाक बना रही थीं।
काली के गुंडे गुस्से से सूर्या की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन सूर्या ने ठहाका मारते हुए काली की गर्दन और जोर से दबा दी। अब काली की सांसें अटकने लगीं। उसका चेहरा लाल पड़ने लगा और घबराहट में उसने अपने आदमियों की तरफ हाथ हिलाया। कुछ मत करो, रुक जाओ, जैसे वह खुद कह रहा हो कि कोई भी सूर्या के खिलाफ कदम ना उठाए। लेकिन वहां मौजूद सबके लिए यह नजारा सदमे जैसा था। इतनी जल्दी हालात ऐसे पलट जाएंगे किसी ने सोचा भी नहीं था। 20 से ज्यादा आदमी मौजूद थे, लेकिन पलक झपकते ही सूर्या ने जो किया वह उनके बस से बाहर था। अब काली की जान पूरी तरह सूर्या की मुट्ठी में थी। सूर्या उसकी गर्दन दबाते हुए दांत भींच कर बोला, बड़ा बनता है तू, कितना बड़ा गुंडा होगा तू, किस हिम्मत पर मुझे चॉइस देता है, मुझे पहचानता भी नहीं और मेरे सामने अकड़ दिखाने चला था। सूर्या की आवाज में इतना रोष था कि काली के आदमी भी कांप उठे। सूर्या ने काली की गर्दन और भी कस दी। जो काली हमेशा दूसरों के डर को देखकर मजे लेता था, आज पहली बार वह खुद किसी और की आंखों में अपना डर देख रहा था। इसे बातें करके सुलझा सकते हैं, काली ने बड़ी मुश्किल से टूटे फूटे शब्द निकाले, लेकिन सूर्या की पकड़ जस की तस उसकी गर्दन पर जमी रही। काली की सांसें रुकने लगीं। उसकी आंखों में साफ साफ मौत का डर दिखाई दे रहा था। सूर्या हंसते हुए बोला, क्या कहा, बात करके सुलझाएं? बहुत देर हो गई काली, अब कोई मौका नहीं मिलने वाला। और उसने काली की गर्दन पर दबाव और बढ़ा दिया। अब डर से काली चीखने लगा, प्लीज छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा। सूर्या ने उसकी चीखें सुनकर भी अपनी पकड़ ढीली नहीं की। मेरे हाथों मरना है या मेरी बात माननी है, समझदारी से चुन, आखिरी मौका है। सूर्या की पकड़ अभी भी काली की गर्दन पर थी। मैं तुम्हें 2 चॉइस दूंगा, तुम खुद ही चुन लेना। सूर्या धीरे से मगर बेहद खतरनाक अंदाज में बोला। हालांकि उसकी उंगलियां काली की गर्दन पर जमी थीं, लेकिन सूर्या का इरादा उसे मारने का नहीं था। अगर सूर्या चाहता तो काली बहुत पहले ही मर चुका होता। सूर्या का असली मकसद था काली को अपने वश में करना। 3 दशक से ऊपर काली इस इलाके का दादा था। उसका नाम ही डर पैदा कर देता था और अब सूर्या उससे कह रहा था कि मैं तुम्हें मार दूंगा। काली के दिमाग में एक उम्मीद भी थी, शायद सूर्या सिर्फ डराने आया है, शायद उसे भागने का मौका मिल जाए। लेकिन उसी के साथ दिल के अंदर एक सच्चा डर भी चुभ रहा था। अगर सूर्या सच में मार दे तो काली ने अपनी जिंदगी की कमाई, अपनी इज्जत, अपनी दादागिरी, सब कुछ सालों की मेहनत से बनाया था। वह ये सब एक ही रात में सूर्या जैसे आदमी के हाथों खोना नहीं चाहता था। उसकी आंखों में पहली बार सच्चा डर साफ दिख रहा था। इस पल काली को लगा कि सूर्या के हाथों मरने से बेहतर है उसके अधीन होकर जीना। यही उसकी समझदारी थी। ठीक है, जैसे तू कहता है, मैं मानता हूं, तेरे पैरों तले कुत्ते की तरह रहूंगा, बस मुझे छोड़ दे। काली के इतना कहते ही सूर्या ने उसकी गर्दन से पकड़ ढीली कर दी और बिना किसी दया के उसे जोर से जमीन पर फेंक दिया। काली जैसे ही जमीन पर गिरा, उसके आदमियों की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। इसे जिंदा बाहर नहीं जाने देना, हमारे साहब पर हाथ डालने वाले को छोड़ देना, चलो खत्म कर देते हैं इसे। चिल्लाते हुए उसके गुंडे सूर्या की ओर बढ़े। उनके कदमों की गूंज कमरे में एक डरावना माहौल बना रही थी। इसी वक्त रुको, काली ने कमजोर लेकिन गूंजती आवाज में चिल्लाकर अपने आदमियों को रोक दिया। उसने सूर्या से किया वादा वापस लेने का इरादा नहीं किया था। इतने सालों में कभी भी किसी ने काली के साथ इस तरह बर्ताव करने की हिम्मत नहीं की थी। काली जानता था चाहे उसके आदमी कितने भी हों, सूर्या को कोई छू भी नहीं सकता। साहब, हम ज्यादा लोग हैं, वो अकेला है, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं। उसके कुछ आदमी काली के पास आकर बोले और फिर सूर्या पर हमला करने आगे बढ़ गए। बस अब सब रुक जाओ। काली ने गुस्से से हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। सारी भीड़ सन्न रह गई। काली धीरे से मुड़ा और शांत भाव से सीधे सूर्या की आंखों में देखने लगा। काली का इरादा अब सिर्फ एक था, सूर्या और भरत के बीच की समस्या को शांति से खत्म कर देना। क्योंकि अगर बात नहीं बनी और सूर्या ने भरत को कुछ करने का आदेश दे दिया तो काली उसे मना भी नहीं कर पाएगा और दूसरी तरफ वह भरत को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता था। यह सुनते ही भरत का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी पेशानी पर पसीने की बूंदें उभरने लगीं। पहली बार सूर्या को देखते ही भरत की आंखों में सच्चा डर दिखाई दिया। जब सूर्या ने उसके दर्जनों बॉडीगार्ड्स को आंख झपकते ही गिरा दिया था, तब भी भरत इतनी बुरी तरह नहीं डरा था। लेकिन अभी उसे लग रहा था कि उसकी जान पूरी तरह सूर्या की मुट्ठी में है। जब अंडरवर्ल्ड का दादा काली सूर्या के सामने झुकने को तैयार हो सकता है, तो भरत को एहसास हो गया वह इस खेल में कुछ भी नहीं है। उसका डर अब साफ उभर चुका था। अब तक सबकी नजर में
सूर्या बस एक साधारण इंसान था, लेकिन भरत की आंखों में वह अब शिकार को घूरते हुए भूखे बाघ जैसा दिख रहा था। भरत ने अपने माथे से पसीना पोंछा और घबराहट में तेजी से सूर्या के सामने बोला, सूर्या सर, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूं, प्लीज इस मूर्ख को माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। भाभी के लिए मुझे गलत ख्याल नहीं रखना चाहिए था। दया करके मुझे माफ कर दीजिए। वह इतना सम्मान और डर के साथ बोला कि उसके शब्द कांप रहे थे। सूर्या ने ठंडी नजरों से देखते हुए कहा, सिर्फ माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा, ऐसा लगता है क्या? उसकी आवाज की धार भरत की रीढ़ तक उतर गई। और फिर सूर्या ने जो अगला वाक्य कहा, उसे सुनकर भरत के पैरों तले से जमीन खिसक गई। भरत ने सूर्या की बात दोबारा अपने दिमाग में दोहराई और जैसे ही उसे समझ आया कि सूर्या ने क्या कहा है, उसे ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर बिजली गिर गई हो। ऊटी भरत का गढ़, उसकी ताकत, उसका इज्जत, उसका इलाका, और सूर्या वहीं जगह छोड़कर हमेशा के लिए गायब होने को कह रहा था। यदि वह ऊँटी छोड़ देता है तो वह कभी पहले जैसा नहीं रह पाएगा, लेकिन उससे भी बड़ा सच था, इस वक्त उसकी जान सबसे ज्यादा कीमती थी। कांपती आवाज में सिर झुकाकर उसने कहा, सूर्या सर, जैसे आप कहते हैं, मैं कल ही ऊँटी छोड़कर किसी और शहर चला जाऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। भरत की आवाज में विनम्रता नहीं, सीधा डर था। यह सुनते ही सूर्या अचानक मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो भरत की हिम्मत को और भी तोड़कर रख दे। डरने की जरूरत नहीं, सूर्या शांत स्वर में बोला, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम ऊटी में ही रह सकते हो, लेकिन वनीता अम्मा को जो 50 करोड़ तुमने दिए थे, उन्हें वापस लेना होगा। सूर्या की बात सुनकर भरत कुछ पल के लिए हैरान रह गया। उसे यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसने जल्दी से जवाब दिया, सूर्या सर, वो 50 करोड़ वनीता अम्मा के पास ही रहेंगे, आप उसे मेरी तरफ से एक गिफ्ट समझ लीजिए। भरत ने गर्व और मजबूरी के मिश्रित स्वर में कहा, लेकिन सूर्या की आंखें ठंडी थीं। हाँ, मैंने सिर्फ ये कहा कि तुम ऊटी में रह सकते हो, पैसे कहां रहेंगे ये मैं तय करूंगा। अगर उन 50 करोड़ को संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं, तो वो पैसा काली को दे दो। सूर्या ने आदेश जैसा बोलकर भरत को वहीं रोक दिया। भरत के चेहरे का रंग फिर से उड़ गया। सूर्या जो कह रहा था वह मानना उसके लिए मजबूरी थी। ठीक है सर, मैं वनीता अम्मा से वो 50 करोड़ वापस लेकर काली मामा को दे दूंगा। भरत ने बिना किसी विरोध के फौरन सूर्या की बात मान ली, लेकिन उसके मन में एक हल्का सा सवाल भी उठा। वनीता तो सूर्या की सास हैं, अगर पैसा वहीं रहता तो आखिर वह अप्रत्यक्ष रूप से सूर्या के घर ही जाता। फिर सूर्या इसे क्यों ठुकरा रहा है? पर सूर्या के सामने उन सवालों को पूछने की भरत में हिम्मत ही नहीं थी, इसलिए उसने चुपचाप काली को 50 करोड़ देने के लिए हामी भर दी। उधर 50 करोड़ का नाम सुनते ही काली कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। सूर्या चाहता तो वह पैसे खुद भी ले सकता था, लेकिन उसने उसे एक अंडरवर्ल्ड डॉन को वो रकम सौंप दी। काली को समझ आ गया, सूर्या सिर्फ ताकतवर नहीं है, वह दिमाग से भी सबको पीछे छोड़ देता है। उसके भीतर सम्मान और डर दोनों एक साथ जाग उठे। काली को अब तक सिर्फ इतना पता था कि सूर्या लड़ने में माहिर है, लेकिन अब सूर्या की दरियादिली भी उसकी आंखों के सामने खुलकर आ गई थी। बहुत खुशी हुई भाई, मेरे साथ आए सभी लोगों की तरफ से मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं और माफी भी मांगता हूं। इस बार काली की आवाज में पहली बार सच्चाई और सम्मान साफ सुनाई दे रहा था। वह अब पूरी तरह समझ चुका था, वह सूर्या के लोगों में से ही एक है, और उसके लिए यह कहना कि पैसे भरत ने दिए गलत लगता था। उसे कहना ज्यादा ठीक लगा कि सूर्या ने ही उसे ये रकम दी है। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, सूर्या ने बस सिर हिलाकर जवाब दिया। उसे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। घर से निकलने से पहले ही आरएसपी हाउस छोड़ते वक्त एडवोकेट वासुदेवन सूर्या के हाथ में एक ब्लैंक चेक दे गए थे। अभी तक जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचते ही भरत के दिल में थोड़ा सुकून आया। सूर्या ने उस मुश्किल भरे समय में भी ब्लैंक चेक नहीं रखा था, और दूसरी ओर वह 50 करोड़ रुपए वनिता अक्का के हाथों में कभी पोगक उड़ा दे, इस बात पर सूर्या बिल्कुल अडिग था। इसीलिए उसने वह पूरी रकम काली को दे दी, भले ही काली डर से खुद को उसका आदमी मानने के लिए मजबूर हो गया हो। सूर्या जानता था कि आज जो हुआ अद कालियन मनदिल एलिदाग मरेयकूडिय विषयमिल्लै। अगर यह पैसा वह काली को दे दे तो काली भविष्य में कभी भी उसे धोखा देने या बदला लेने के बारे में सोचेगा ही नहीं। यही सोचकर सूर्या ने पैसा काली को ही देने का फैसला किया। सूर्या ने उसे माफ कर दिया है, यह सोचते ही भरत के मन का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। वह यह बात सूर्या से कहने के लिए उसकी और बढ़ ही रहा था कि भरत का मोबाइल अचानक वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन देखी
और उत्सुकता से कॉल रिसीव कर लिया। अभी कहाँ हो तुम? भरत कुछ बोलने के लिए मुंह खोल भी नहीं पाया। तभी फोन के दूसरी तरफ से उसके पिता पुरुषोत्तमन की गरजती आवाज सुनाई दी। यह सुनते ही भरत घबरा गया। पापा, मैं तो हमारे रिसॉर्ट में ही हूं। क्या हुआ? सब ठीक तो है? कोई प्रॉब्लम? भरत ने पूरी उलझन के साथ पूछा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके पिता उस पर इतना भड़क क्यों रहे हैं। सूर्या सर तुम्हारे पास ही है ना? फोन उन्हें दो। भरत पर चढ़ा हुआ गुस्सा किसी तरह दबाते हुए पुरुषोत्तमन ने आगे बात की। बिजनेस काम से बाहर गए हुए पुरुषोत्तमन फ्लाइट से इस चौंकाने वाली खबर उनके कानों तक पहुंची। लाइव प्रसारण में भरत ने किसी और की पत्नी को अपनी पत्नी बनाने की बात कही। ये सुनते ही उनका दिमाग सुन्न हो गया और जब उन्हें पता चला कि वह और कोई नहीं बल्कि आरएसपी ग्रुप के सूर्या की पत्नी है तो पुरुषोत्तमन के लिए यह किसी बड़े तूफान जैसा था। आरएसपी ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करके बिजनेस शुरू करने के लिए वह कई बार उनसे मिलने गए थे, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। काफी मशक्कत के बाद कहीं जाकर उन्हें लगा था कि शायद इस बार आरएसपी ग्रुप के साथ एक बड़ा बिजनेस डील पक्की हो सकती है। लेकिन ऐसे में भरत ने जाकर सूर्या की पत्नी को अपना बनाने जैसी बात कह दी तो यह पुरुषोत्तमन के लिए सीधा सीधा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। पुरुषोत्तमन ने जो सुना था उस पर यकीन ही नहीं कर पाए। उनका मन हक्का बक्का होकर जैसे वहीं जम गया। कौन पापा? आप किस सार की बात कर रहे हो? काली मामा को छोड़कर आपको यहाँ कोई भी नहीं जानता। भरत अब और भी ज्यादा उलझ चुका था क्योंकि उसके पिता पुरुषोत्तमन ने आज तक किसी को सार कहकर बुलाया ही नहीं था। वह यह शब्द सिर्फ अपने से बहुत बड़े और ताकतवर लोगों के लिए इस्तेमाल करते थे। अब अचानक यहाँ किसे सार कह रहे हैं, यह भरत की समझ से बाहर था। पापा आप जैसा सोच रहे हो वैसा यहाँ कोई नहीं है। यहाँ सच में कोई नहीं है। भरत की आवाज में थकावट और डर दोनों साफ झलक रहे थे। उधर पुरुषोत्तमन का सिर मानो फटने की हद तक तनाव में था। अपने बेटे की अज्ञानता देखकर पुरुषोत्तमन को गहरा पछतावा हुआ। वह भरत को सूर्या की असली सच्चाई बताना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा अगर सूर्या पास में खड़ा हो तो यह बात कहना ठीक नहीं होगा। इसलिए उन्होंने तय किया कि वह सीधे वहां जाकर ही बात करेंगे। दांत भींचते हुए पुरुषोत्तमन बोले, वहीं खड़ा रह, कहीं भी मत जाना। मैं पहुंचूं तब तक वहां मौजूद किसी के भी साथ कोई समस्या मत पैदा करना और सबसे जरूरी बात, मर्यादा में रहकर बात कर। तुझसे अगर फिर कोई और पंगा हुआ ना, मैं तेरे पैर ही तोड़ दूंगा। भरत कुछ बोल पाता उसके पहले ही पुरुषोत्तमन ने फोन काट दिया। भरत के बगल में खड़े काली भी हक्का बक्का रह गए क्योंकि काली कई सालों से पुरुषोत्तमन को जानते थे और इतने सालों में उन्होंने पुरुषोत्तमन को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा था। वह आदमी जिसे पुरुषोत्तमन अपनी जिंदगी में कभी सार नहीं बुलाए, आज उसी के लिए डर भी दिखा रहे थे। काली के मन में सवालों का पहाड़ खड़ा हो गया। आखिर वो कौन हो सकता है? थोड़ी देर उसे लगा शायद बात सूर्या की ही होगी, पर जब उसने सूर्या के शांत साधारण से चेहरे को देखा तो उसके मन में तुरंत जवाब आया, नहीं, पुरुषोत्तमन सूर्या को सार कह ही नहीं सकते। और फिर ठीक 10 मिनटों में पुरुषोत्तमन की रोल्स रॉयस रिसॉर्ट के गेट के सामने आकर रुक गई। अब काली के दिमाग में एक ही डरावना सवाल घूम रहा था, क्या पुरुषोत्तमन को सूर्या की असली पहचान पता है? अगर पता है और वह अंदर सबके सामने सूर्या का सच बता दें तो अंदर मौजूद हर इंसान की दुनिया हिल जाएगी। आखिर क्या तूफान आने वाला है? सूर्या की चेतावनी। पुरुषोत्तमन जल्दी जल्दी कार से उतरे। उनके पीछे 2 आदमी भी घबराते हुए तेजी से दौड़ते आए। उनकी तेज चाल और चेहरे पर दिख रही बेचैनी को देखकर रिजॉर्ट की सिक्योरिटी में खड़े गार्ड्स के बीच एक अजीब सा डर फैल गया। आज किसी को उम्मीद नहीं थी कि पुरुषोत्तमन अचानक इस रिजॉर्ट में आने वाले हैं। उधर दूसरी तरफ कई बड़े बड़े मेहमान भी आज के दिन एक एक करके रिजॉर्ट के अंदर प्रवेश कर रहे थे। गेट पर खड़े गार्ड्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सबसे पहले ऊटी के इल्लवर्सर कहे जाने वाले भरत आए। उनके तुरंत बाद अंडरवर्ल्ड में बड़ा नाम रखने वाले काली भी रिजॉर्ट में दाखिल हुए। अब कोयम्बटूर के सबसे बड़े अमीरों में गिने जाने वाले पुरुषोत्तमन भी पहुंच गए। यह देखकर गार्ड्स हैरान रह गए कि आज इस जगह पर आखिर हो क्या रहा है। रिसेप्शन में खड़े मैनेजर ने जल्दी से आगे बढ़कर सम्मान के साथ पुरुषोत्तमन का स्वागत किया और उन्हें उस ऊपर वाले फ्लोर तक ले गया जहां भरत रुके हुए थे। जैसे ही पुरुषोत्तमन ऊपर पहुंचे उनकी नजर सबसे पहले भरत को ढूंढने लगी, लेकिन उससे पहले उनकी नजर एक कोने में बैठे काली पर पड़ी। काली जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और हाथ में माला पकड़े
मंत्र जैसा कुछ बुदबुदा रहा था। काली को देखकर पुरुषोत्तमन हैरान रह गए। यह यहाँ क्या कर रहा है? यह सवाल उनके मन में बार बार घूम रहा था। क्या काली का सूर्या से कोई संबंध है? कहीं वह सूर्या को नुकसान पहुंचाने तो नहीं आया? पुरुषोत्तमन के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे। सोचते सोचते उनके शरीर में एक अजीब सा तनाव भर गया। अगर सूर्या के साथ कुछ भी हो गया तो आरएसपी ग्रुप उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। यह डर उनके मन में गूंज रहा था। भरत की इस नादानी की वजह से सिर्फ वही नहीं बल्कि पुरुषोत्तमन और उससे जुड़े हर व्यक्ति को आरएसपी ग्रुप जड़ से खत्म कर देंगे। इस ख्याल से ही वह कांप उठे। वह मन ही मन यही प्रार्थना कर रहे थे कि सूर्या को कुछ नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं। तभी उनकी नजर उस टेबल पर गई जहां भरत खड़ा था और उसके सामने आराम से बैठे सूर्या को देखकर पुरुषोत्तमन की सांस थोड़ी सामान्य हुई। सूर्या बिल्कुल ठीक था और उसे किसी तरह की चोट या खतरा नहीं लगा। यह देखकर उन्हें कुछ राहत मिली। सूर्या को ठीक देखकर ही पुरुषोत्तम की सारी चिंता धीरे धीरे कम होने लगी। अप्पा, आप यहाँ क्यों आए? भरत ने थोड़ी दूरी से झुंझलाते हुए पूछा। फोन में इतनी बार सर कहाँ हैं पूछ रहे थे। काली मामा यहीं हैं। आप किसे ढूंढ रहे थे? भरत की बातों का पुरुषोत्तमन पर कोई असर नहीं हुआ। वह तेज कदमों से चलकर सीधे उस जगह पहुंचे जहां सूर्या बैठा था। सूर्या के सामने पहुंचते ही पुरुषोत्तमन ने झट से झुककर पूरी विनम्रता से कहा, सूर्या सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं थोड़ी देर से आ गया। अगर मेरे बेटे ने कोई गलती की हो तो कृपया उसे माफ कर दीजिए। जैसे ही पुरुषोत्तमन सर शब्द सूर्या के सामने बोले, उसी पल वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। सबके मन में एक ही सवाल, ये सूर्या कौन है कि कोयम्बटूर का इतना बड़ा आदमी भी उसे सर कहकर झुक रहा है? भरत के हाथ पैर घबराहट में कांपने लगे। अप्पा, वो आप जिसे सोच रहे हैं वो। भरत समझाने लगा कि शायद पुरुषोत्तमन सूर्या को गलत समझ रहे हैं, लेकिन उसका वाक्य पूरा होने से पहले ही प्लार एक जोरदार थप्पड़ की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। पलक झपकते ही पुरुषोत्तमन ने हाथ उठाकर भरत को जोर से थप्पड़ जड़ दिया। नालायक! पुरुषोत्तमन गरजे, उनसे इज्जत से बात कर। उनका नाम लेने की भी तेरी औकात नहीं है। उन्हें सर बोलकर ही बुलाना, समझा? और अभी इसी वक्त सूर्या सर से माफी मांग। पुरुषोत्तमन के गुस्से और थप्पड़ की जलन से भरत का चेहरा लाल हो गया। गाल सहलाते हुए बिना किसी बहस के वह सीधा सूर्या के सामने घुटनों पर बैठ गया। सूर्या सर, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। भरत डर से कांपते हुए बोला। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वह बुरी तरह घबरा चुका है। अपने पिता को उसने कभी किसी के सामने सिर झुकाते नहीं देखा था, लेकिन आज पुरुषोत्तमन स्वयं सूर्या के सामने सम्मान से खड़े थे। इस बात ने भरत के दिमाग में साफ बैठा दिया, सूर्या कोई साधारण इंसान नहीं है। सूर्या ने धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर उठाया। हॉल में मौजूद हर व्यक्ति एकदम चुप हो गया। उठो, सूर्या शांत आवाज में बोला। मैंने पहले ही कहा था, अगर हमारे बीच की समस्या शांत तरीके से खत्म हो सकती है तो बस वही करो जो मैं कह रहा हूं। सूर्या की बात में किसी तरह का गुस्सा या जल्दबाजी नहीं थी, पर उसका असर गहरा था। फिर भी भरत में उठकर खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी। वह उसी तरह सूर्या के सामने घुटनों के बल परेशान होकर झुका ही रहा। भरत वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठा रह गया। काली भले ही सूर्या से डरता था, लेकिन उसके मन में अब भी यह उम्मीद थी कि किसी दिन अपने पिता पुरुषोत्तमन की ताकत से वह सूर्या से बदला ले सकेगा। उसके पूरे भरोसे का एकमात्र सहारा उसका पिता ही था, पर आज वही पिता सूर्या को देखकर डर रहा था। यह देखकर काली के अंदर की आखिरी उम्मीद भी बुझ गई। भरत के मन में एक ही बात घूम रही थी, अब सूर्या के पैरों पर गिरकर माफी मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। भगवान भी अब मुझे नहीं बचा पाएंगे। इस सोच से उसके शरीर में हल्की सी कंपी दौड़ गई। तभी सूर्या ने शांत स्वर में कहा, पुरुषोत्तमन, आपके बेटे को पहले कुछ गलतफहमी थी, लेकिन अब सब ठीक हो चुका है। आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सूर्या ने हल्की मुस्कान के साथ यह बात कही और पुरुषोत्तमन के मन का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। सूर्या सर, आपका दिल बहुत बड़ा है। पुरुषोत्तमन भावुक होकर बोले। आपने मेरे बेटे को माफ कर दिया। मुझे तो यह तक नहीं पता था कि मेरा बेटा आपको इतनी परेशानी देगा। कितनी हिम्मत चाहिए जो कोई आपके सामने खड़ा हो सके। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, मैं अपने बेटे को ठीक से नहीं संभाल पाया। मुझे माफ कर दीजिए। पुरुषोत्तमन की आवाज कंप रही थी। लेकिन सिर्फ आप छोड़ दे रहे हैं, इसलिए मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। उसे पता चलना चाहिए कि आपसे उलझने का मतलब
क्या होता है? इतना कहकर पुरुषोत्तमन ने पास खड़े अपने सचिव संजय की तरफ देखा। संजय तुरंत समझ गया और पुरुषोत्तमन ने दांत भींचते हुए आदेश दिया, इसकी दाहिनी राइट हाथ काट दो अभी। पुरुषोत्तमन का आदेश मिलते ही संजय ने कमर में खोसी हुई तेज चाकू निकाली और भरत की तरफ बढ़ने लगा। हॉल में मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। यह दृश्य देखकर भरत का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। डर से उसके पूरे शरीर से पसीना बहने लगा। वह माफी मांगने के लिए भी हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि वह अपने पिता के गुस्से को बहुत अच्छी तरह जानता था। अगर उसने गिड़गिड़ाया तो एक हाथ के बजाय पुरुषोत्तमन 2 हाथ भी कटवा सकते थे। संजय भरत की तरफ बड़ा और चाकू उठाकर उसका हाथ काटने ही वाला था कि रुको पुरुषोत्तमन, सूर्या की आवाज गूंजी। सूर्या मुस्कुराते हुए बोला, इतनी बड़ी सजा देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो इसे बहुत पहले ही माफ कर दिया था। सूर्या ने हाथ के इशारे से संजय को रुकने का संकेत दिया। सूर्या को अच्छी तरह समझ आ गया था कि पुरुषोत्तमन सिर्फ उसे शांत और आश्वस्त करने के लिए अत्यधिक कदम उठा रहे थे। अगर सूर्या ने बीच में नहीं रोका होता तो इस वक्त भरत का हाथ जमीन पर गिरा पड़ा होता, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन ऐसा कुछ हो जाता तो निश्चित ही पुरुषोत्तमन और सूर्या के बीच एक गहरी दरार पड़ जाती। यही सोचकर सूर्या ने सही समय पर रोक दिया। सूर्या ने इस पूरी बात को बड़ी सहजता से लिया। यह देखकर पुरुषोत्तमन ने राहत की एक गहरी सांस ली। उनके मन में यह भावना और गहरी हो गई कि सूर्या सच में बहुत बड़े दिल वाला इंसान है। पुरुषोत्तमन धीरे धीरे उस भरत के पास पहुंचे, जो अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उन्होंने उसे ऊपर से नीचे तक एक बार देखा और गुस्से से पैर से हल्का सा ठोकर मारकर इशारा किया, जाकर सूर्या सर से ठीक से माफी मांग। उनके इस संकेत में आदेश भी था और चेतावनी भी। सूर्या सर, अब से मैं कभी कोई गलती नहीं करूंगा। आपने मेरी जान बख्श दी, इसके लिए हमेशा आपका कर्जदार रहूंगा। अब से मेरी सांस भी आपकी इजाजत के बिना नहीं चलेगी। भरत यह कहते हुए सूर्या के पैरों पर गिरा पड़ा। तभी पुरुषोत्तमन ने कठोर स्वर में कहा, आज रात ही इस शहर से निकल जाओ। अब से ऊंटी की तरफ मुंह करके भी मत सोना। अगर दोबारा इस तरफ आया तो मैं खाल उधड़वा दूंगा। पुरुषोत्तमन ने अपने बेटे को साफ चेतावनी दे दी थी कि ऊंटी छोड़कर चले जाना। सूर्या के मन में भी एक तरफ भरत को लेकर असहजता थी, लेकिन दूसरी तरफ उसे भरत से करवाने के लिए कुछ जरूरी काम भी थे। इसलिए सूर्या मुस्कुराते हुए बोला, पुरुषोत्तमन, भरत यहीं ऊंटी में रहे, उससे मुझे कुछ काम करवाने हैं। पुरुषोत्तमन ने तुरंत सिर झुकाकर सहमति जताई। सूर्या के फैसले के आगे उनका कोई सवाल नहीं था। वनिता से वह 50 करोड़ रुपए वापस मिलने तक भरत का ऊंटी में रहना जरूरी था। सूर्या ने जो भी कहा, पुरुषोत्तमन उसमें एक शब्द भी विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्होंने सब कुछ तुरंत स्वीकार कर लिया। सूर्या ने भोजन करते हुए मुस्कुराकर कहा, पुरुषोत्तमन, सुना है यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। आपने आज रात खाया है या नहीं पता नहीं, आइए मेरे साथ बैठकर खाइए। पुरुषोत्तमन कुछ क्षण के लिए चौंक गए। वह पिछले कुछ दिनों से यूरोप में रुके हुए थे, क्योंकि आरएसपी ग्रुप के बड़े प्रोजेक्ट के कुछ उपकरण वहीं तैयार हो रहे थे। सूर्या इस पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी सीधे पुरुषोत्तमन से लेना चाहता था। पुरुषोत्तमन सम्मान से झुककर बोले, सर, आपने बुलाया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन अभी मुझे भूख नहीं है। पुरुषोत्तमन ने ऐसे अभिनय किया जैसे उन्हें वास्तव में भूख नहीं है, जबकि सच यह था कि वह बेहद भूखे थे। विमान से उतरने के बाद उन्हें एक ग्लास पानी पीने तक का समय नहीं मिला था, लेकिन फिर भी सूर्या के सामने बैठकर खाना खाने की हिम्मत उनमें अभी नहीं थी। ठीक है, अगर भूख नहीं है तो रहने दीजिए, सूर्या ने कहा और उन्हें जोर नहीं दिया। कुछ नाश्ता खत्म करने के बाद सूर्या उठकर खड़ा हुआ और वहां मौजूद सभी लोगों पर नजर डाली। उसकी आवाज अचानक सख्त हो गई। आज जो भी यहां हुआ है उसके बारे में कोई भी किसी से भी एक शब्द नहीं कहेगा। सूर्या के स्वर में ऐसी ठंडक थी कि सभी के दिल दहल गए। वहां मौजूद हर व्यक्ति ने तुरंत सिर हिलाकर जी सर कहा, जैसे उनकी जान उसी में बसती हो। यह सुनकर दोनों ने सिर हिला दिया। सूर्या की बात का विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वह जो कहता है वही करना उनके पास एकमात्र रास्ता था। और काली, भरत, तुम दोनों मुझ पर भरोसा रखो। मैं कौन हूं ये बात तुम लोग बाहर किसी से भी नहीं कहोगे, है ना? सूर्या ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। पक्का सर, हम बिल्कुल भी बाहर नहीं बोलेंगे। आप हम पर भरोसा रख सकते हैं। दोनों ने घबराते हुए एक ही तरह का जवाब दिया। सूर्या की असली पहचान पहले ही पुरुषोत्तमन को पता चल चुकी थी, और काली, उसे तो शुरू से ही सूर्या पर थोड़ा बहुत शक था। अब उसका वो शक पूरी तरह साफ हो चुका था। सूर्या को रिसोर्ट से अकेले बाहर आते हुए देखकर प्रीति ने गहरी सांस ली।
उसे यकीन हो गया कि सूर्या सुरक्षित है। तभी उसके दिल को थोड़ी राहत मिली। सूर्या उसके पास आया तो खुद को रोक नहीं पाई। जल्दी से उसकी ओर भागकर उसे कसकर गले लगा लिया। प्रीति की लाल हुई आंखें देखकर सूर्या के दिल में चुभन हुई। सिर्फ मेरी वजह से इसे इतना रोना पड़े, ये मैं नहीं चाहता, उसने सोचा। तुमने जैसा कहा था और जैसा वादा मैंने तुमसे किया था, वैसे ही मैं वापस आ गया हूं। बिल्कुल ठीक हूं, सब ठीक हो जाएगा, फील मत करो। सूर्या ने उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से दिलासा दिया। अब से किसी भी बात पर किसी के साथ भी तुम लड़ाई नहीं करोगे और आगे से लड़ने की परमिशन मैं तुम्हें देने ही नहीं वाली। प्रीति ने सूर्या को साफ साफ हुक्म दिया। रिसोर्ट के एग्जिट से बाहर आने के बाद से ही वह डरी हुई थी, कहीं भरत ने सूर्या को कुछ कर तो नहीं दिया। लेकिन अब उसका दिमाग सिर्फ इसी बात पर अटक गया था कि अंदर इतने लोगों के बीच होने के बावजूद सूर्या बिना एक भी खरोंच के कैसे बाहर आ गया। प्रीति मैडम ने जो कहा उसके बाद यहाँ कोई दूसरी बात ही नहीं है। जैसा आपने कहा वैसा ही होगा मैडम, सूर्या मुस्कुराते हुए बोला। लेकिन सूर्या के दिल में एक बात साफ थी, कुछ चीजें जरूरत पड़ने पर जुबान नहीं हाथ ही बोलते हैं। वह ऐसा ही मानता था। फिर भी प्रीति को उसने वादा कर दिया कि आगे से वह किसी भी तरह की लड़ाई में नहीं पड़ेगा। प्रीति हल्के संकोच के साथ उसे देख रही थी। कुछ दिनों से सूर्या का व्यवहार पहले जैसा नहीं था। वह इस बदलाव की वजह जानना चाहती थी। पूछना चाहकर भी उसके होंठों तक शब्द नहीं आए। उसे बस इतना समझ में आया कि सूर्या उससे कुछ छुपा रहा है, कोई ऐसा राज जिसे बताने के लिए वह अभी तैयार नहीं है। प्रीति ने तय कर लिया कि जब तक सूर्या खुद नहीं कहेगा वह चुप ही रहेगी। क्या हुआ, कुछ पूछना है क्या? सूर्या ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा। कुछ नहीं, बस लास्ट टाइम गोल्डन क्लब में मुझे बचाने वाले आप ही थे ना? प्रीति ने हिचकिचाते हुए पूछा। ना, आप ही थे, है ना? प्रीति ने सूर्या से धीरे से पूछा। गोल्डन क्लब में महेश्वरन से उसे एक पुलिस ऑफिसर ने बचाया था, ऐसा सूर्या ने कहा था। लेकिन प्रीति को वह बात कभी सच नहीं लगी। आज जो कुछ हुआ और कुछ दिन पहले जो हुआ, इन सबको जोड़कर देखने पर उसे यकीन हो गया कि उसे बचाने वाला कोई और नहीं, सूर्या ही था। उसे तो यह तक लगने लगा कि पिछली बार परंपराई होटल में स्नेहा को बचाने वाला भी शायद सूर्या ही था, क्योंकि जैसे ही उसने होटल में सूर्या को देखा, महेश्वरन कुछ किए बिना डरकर भाग गया था। वह मुझसे नहीं डर रहा था, वह तो सूर्या को देखकर ही डर गया था। यह सब सोचते ही प्रीति के पूरे बदन में झुरझुरी फैल गई। उसे लगा कि सूर्या के अंदर अभी भी कई राज छिपे हुए हैं। हाँ, मैं ही था जिसने तुम्हें बचाया, सूर्या ने बिना घुमाए फिराए साफ साफ कबूल कर लिया। प्रीति को लगा था कि वह इस बात को टाल देगा, पर सूर्या ने अब तय कर लिया था कि इस बात को उससे और नहीं छिपाएगा। आज प्रीति ने अपनी आंखों से देखा था कि सूर्या 10 से ज्यादा लोगों से अकेले भिड़ गया था। अब उससे ये बातें छिपाने का कोई मतलब ही नहीं था। सूर्या को लगा था कि यह सुनकर प्रीति कुछ तो पूछेगी, कुछ तो बोलेगी, पर प्रीति बस इतना ही बोली, ठीक है, चलिए घर चलते हैं। यह सुनकर प्रीति ने इसे ज्यादा बड़ी बात की तरह नहीं लिया, लेकिन उसके खूबसूरत चेहरे पर एक हल्की सी प्यारी मुस्कान फिर से खिल उठी। उसे मुस्कुराते देख सूर्या का दिल भी खुश हो गया।